नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधि गर्ग NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मानव शरीर रचना व शरीर क्रिया विज्ञान के तहत मानव शरीर संगठन के बारे में जानेंगे। आइए हम जानते हैं। मानव शरीर का संगठन। मानव शरीर में एक धुरीय, एक्सियल भाग तथा उपांगीय भाग होते हैं। धुरीय भाग में सिर, गर्दन तथा धड़, जबकि उपांगीय भागों में ऊपरी व निचले अंग शामिल होते हैं। इस प्रकार हम मानव शरीर को 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऊर्ध्व शाखाएं, जिन्हें हम अपर एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, ये 2 होती हैं। अधः शाखाएं, लोअर एक्सट्रीमिटीज 2, धड़ ट्रंक 1, सिर, गर्दन तथा चेहरा 1। इन्हें मिलाकर 6 भागों में मानव शरीर को विभक्त किया जा सकता है। पहले जानते हैं सिर यानी कि हेड के बारे में। सिर की जो अस्थियां हैं, कपाल, स्कल का निर्माण करती हैं। इसी में मस्तिष्क रहता है तथा कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है। इसके मुख्य भाग आँख, नाक, कान, मुख और ठोड़ी होते हैं। गर्दन यानी कि नेक, इसमें मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम का ग्रैव भाग, सर्वाइकल पार्ट आता है। गर्दन से पेशियाँ, सिराएं, कंठ यानी कि लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, ग्रास नली, इसोफेगस आदि वक्ष में आते हैं। धड़ ट्रंक, यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है। इसमें सभी बड़े बड़े अंग स्थित होते हैं। यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जिसे गुहा, कैविटी कहा जाता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है वक्ष गुहा, जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दूसरा उदर गुहा, जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तीसरा है श्रोणि गुहा, जिसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। पहले जानते हैं वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी के बारे में। यह वक्ष गुहा पसलियों, रिब्स और उनसे संलग्न पेशियों से बनी है। यहाँ हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली तथा थाइमस ग्रंथि स्थित हैं। वक्ष और उदर गुहा को एक मांसपेशीय स्नायु डायफ्राम से पृथक होती हैं। उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, वक्ष के नीचे की गुहा को उदर गुहा कहते हैं। यह वक्ष की अपेक्षा बड़ी होती है। यह डायफ्राम से प्रारंभ होकर नीचे श्रोणि प्रवेशिका यानी कि पेल्विक इनलेट तक होती है। यहाँ आमाशय, आंतें, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, प्लीहा, गुर्दे आदि अंग होते हैं। अब बात करते हैं श्रोणि गुहा की यानी कि पेल्विक कैविटी। यह चारों ओर से श्रोणि अस्थियों से घिरा है। इसमें छोटी आंत की कुंडलियाँ, बड़ी आंत के अंतिम भाग जैसे वक्र बृहत्तंत्र तथा मलाशय, रेक्टम, मूत्राशय तथा आंतरिक जननेंद्रियां जैसे महिलाओं में गर्भाशय आदि समाविष्ट होते हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्व तथा अधः शाखाओं की। धड़ के ऊपरी तथा निचले सिरों पर ऊर्ध्व तथा अधः शाखाओं के जोड़े हैं। जो ऊर्ध्व शाखा में पीछे की ओर 2 अंशफलक स्कैपुला से जुड़े हुए हैं। सामने की ओर अक्षास्थि क्लेविकल होती है, जो मध्य में उरहफलक स्टर्नम से मिली हुई है। इसका ऊपरी भाग बाहु यानी कि आर्म और निचला भाग अग्रबाहु, फोरआर्म कहा जाता है। यह आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऊर्ध्व शाखा, जो आपके दोनों हाथ होते हैं, ऊपर से जहाँ कंधे जुड़े हुए हैं, कंधे अंशफलक जिन्हें हम कह रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और यह बीच में क्लेविकल के माध्यम से स्टर्नम से मिले हुए हैं। अधः शाखा, इसके ऊपरी भाग को हम उरु यानी कि थाई कहते हैं, जिसमें एक उर्वास्थि फीमर होती है जो श्रोणि की अस्थियों से जुड़ी होती है। नीचे के भाग में 2 अस्थियां, जंघा अस्थि जिसे हम तिबिया और अनुजंघा अस्थि फीमर होती हैं। नीचे के दोनों पैर आपकी अधः शाखाएं कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं हम अंग और अंग संस्थान के बारे में कि ऑर्गन और सिस्टम्स क्या हैं। अभी तक हमने देखा कि क्रिया क्या, कोशिका क्या है और ऊतक क्या है। जब एक ही समान को कार्य करने वाली अनेक कोशिकाएं मिलती हैं तो वह ऊतक बनाती हैं और जो कि एक निश्चित कार्य को प्रतिपादित करते हैं। अब अंग एक विशिष्ट ऊतकों का समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं, जैसे कि हृदय, यकृत, गुर्दा आदि। जब एक विशिष्ट ऊतक का समूह अर्थात एक ही क्रिया को करने वाले ऊतकों का समूह जब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को करते हैं तो उसे हम अंग कहते हैं, जैसे कि हृदय या यकृत हो गया, गुर्दा आदि।
अब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों के समूह को संस्थान या तंत्र कहते हैं। जैसे आपका हृदय है, धमनियां हैं, ये सब रक्त संचरण का कार्य करती हैं, तो ये सब रक्त संचरण तंत्र में आपके शामिल हैं। यकृत, आमाशय, अग्नाशय आपके पाचन तंत्र में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये पाचन क्रिया को करते हैं। इसलिए शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशिष्ट तंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में 10 विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं, जैसे कि त्वचा तंत्र, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसे हम कहते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, मूत्रवाह तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी तंत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान होते हैं। इन तंत्रों के अतिरिक्त मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स भी होती हैं। नेत्र, जिसे हम आँख कहते हैं, कर्ण, कान, नासा, नाक, जिह्वा, जीभ, त्वचा, इन सब के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे नेत्र देखने का कार्य करते हैं, कान सुनने का कार्य करते हैं, नासा सूंघने का, जिह्वा टेस्ट, रस जो आपको जितने भी खाने का स्वाद आता है सब जिह्वा के माध्यम से आता है। त्वचा आपका सेंसेशन का कार्य करती है। आइए अब जानते हैं अध्यावरणी तंत्र, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। पहले इसकी हम एनाटॉमी, रचना के बारे में जान लेते हैं कि यह किस प्रकार बना हुआ है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की एक बाहरी परत होती है जो उपकला ऊतक से बनी होती है। हमने पिछले अपने सत्र में देखा था कि उपकला ऊतक हमारे शरीर की बाहरी और अंतः स्तर को बनाता है, तो त्वचा को बनाने में एपिडर्मिस टिश्यू का हाथ है। इसकी गहरी परत को चर्म, डर्मिस कहते हैं तथा इसमें रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं, रोमपुटक तथा स्वेद व वसा ग्रंथियां स्थित होती हैं। इस तंत्र में त्वचा, बाल, स्वेद, वसा ग्रंथियां तथा नाखून शामिल हैं। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। त्वचा शरीर की संपूर्ण बाहरी सतह को आवृत किए हुए है। जितना भी शरीर में हिस्सा हमारा ढका हुआ है सब त्वचा के माध्यम से है और यह शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में अवरोध का काम भी करती है, क्योंकि इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वह एक अवरोधक का कार्य करते हैं। जो हमारे शरीर में सिक्रीशंस हैं त्वचा के माध्यम से जो बाहर आते हैं वह सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकते हैं। श्वेत ग्रंथियों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं। जो हमें पसीना आता है वह हमारा शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होता है। वह श्वेत ग्रंथियां जो कि त्वचा में स्थित हैं वही आपका अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक हैं। जो हम श्वेत, जिसे हम पसीना आता है तो वही हमारा तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे हम बुखार में देखते हैं कि अगर त्वचा का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है तो पसीना आकर के वह तापमान नॉर्मल, सामान्य हो जाता है। तो यह त्वचा के माध्यम से ही संभव है। यह एक ज्ञानेंद्रिय अर्थात सेंस ऑर्गन भी है जिसमें स्पर्श, तापमान, दाब तथा पीड़ा के ग्राही अर्थात रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की, स्केलेटल सिस्टम की। अस्थियों के ढांचे, फ्रेमवर्क को हम कंकाल तंत्र या स्केलेटन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यह कपाल तथा मेरु सहित उरोअस्थि व पसलियों से युक्त है। उपांगीय कंकाल जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, अंशीय यानी कि कंधा, मेखला, पेक्टोरल गर्डल्स, ऊर्ध्व व अधा शाखाओं व श्रोणि से बनता है। अब हम अस्थि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंकाल तंत्र जब हम पढ़ रहे हैं तो अस्थि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अस्थि, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अस्थि जैव पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर जो कुल भार का 1/3 भाग होता है तथा अजैव पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर जो कुल भार का 2/3 भाग होता है उससे बनी होती है।
अर्थात आपकी जो अस्थियां हैं वह ऑर्गेनिक मैटर का 1/3 पार्ट और इनऑर्गेनिक मैटर का 2/3 पार्ट से बनती हैं। आकार की दृष्टि से अस्थियां 4 प्रकार की होती हैं, जिसे हम नीचे देखते हैं। लंबी अस्थियां लॉन्ग बोन्स, छोटी अस्थियां शॉर्ट बोन्स, सपाट अस्थियां फ्लैट बोन्स, अनियमित अस्थियां इर्रेगुलर बोन्स। पहले हम बात करते हैं लंबी अस्थियों के बारे में, अर्थात लॉन्ग बोन्स। ये प्रायः ऊर्ध्व व अधः शाखाओं में होती हैं। ये लीवर के समान कार्य करती हैं। ये लंबी और बीच में नालीदार होती हैं। इनके 2 विस्तारित छोर होते हैं जो चिकने तथा संधायक होते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं आपके प्रगांडिका, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, उर्विका, फीमर आदि। अब छोटी अस्थियां शॉर्ट बोन्स के बारे में जानते हैं। छोटी अस्थियां कंकाल में जहां दृढ़ता और अल्प गति की आवश्यकता होती है, वहां का भाग कई छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। जैसे कि पादकूर्च, मेटाटार्सल्स आदि में ये सुषिर अस्थि की बनी होती हैं। इनके उदाहरण हैं मणिबंधिका, जिसे हम मेटाकार्पल कहते हैं, तथा गुल्फ, एंकल अस्थियां। चित्र के माध्यम से छोटी अस्थियों के बारे में आपको दिखाया गया है। जहाँ कहीं भी शरीर में आपको मजबूती की ज़रूरत है, गति कम चाहिए, वहाँ पे ये छोटी अस्थियाँ पाई जाती हैं। सपाट या चपटी अस्थियाँ, जिन्हें हम फ्लैट बोन्स कहते हैं, जहाँ पर पेशियों के निबंधन अटैचमेंट के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, वहाँ अस्थि चपटी होती है। जहाँ से आपकी पेशियाँ अटैचमेंट मतलब आप निकल रही हैं या उसमें ओरिजिन और इंसर्शन आपका हो रहा है, वहीं पर आपकी अस्थियां ये चपटी पाई जाती हैं ताकि उन्हें अधिक स्थान मिल सके। अब है हमारी चौथी अनियमित अस्थियां। जैसे कि नाम से ही पता चल रहे हैं कि इनकी जो आकृति है वो नियमित नहीं होती है, तो इसलिए इनको हम अनियमित अस्थियां कहते हैं। इनकी आकृति विषम होने के कारण इन्हें अनियमित या विषम अस्थि कहते हैं। ये भी मुख्यतः सुषिर अस्थि की बनी होती हैं और इन्हें अनियत अस्थि भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है कशेरुक, क्योंकि इनके कहीं पे भी आपको एक जैसी संरचना नहीं मिलेगी। कहीं पर इनके प्रोसेस निकले हुए हैं या आकृति गोल है या चपटी है, ये सब इनकी गुण होते हैं, इसलिए इनको हम इर्रेगुलर बोन्स बोलते हैं। आइए अब जानते हैं अस्थियों के कार्य क्या हैं। कंकाल तंत्र के में अस्थियों क्या कार्य करती हैं। शरीर को आकार व बल प्रदान करती हैं। शरीर को एक ढांचा देती हैं कि एक आपका पूरा जैसे शरीर का आकार है वह इन अस्थियों के माध्यम से ही हमें दिखाई देता है। पेशी क्रियाओं के लिए लीवर का कार्य करती हैं। कोमल अंगों की संपूर्ण सुरक्षा करती हैं। आप ये देखिए, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, हृदय है, लीवर है, ये सभी अस्थियों के माध्यम से कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, जिसके कारण ये सब सुरक्षित हैं। मांसपेशियों, कंडरा, टेंडन, स्नायु, लिगामेंट्स आदि के उद्गम, ओरिजिन और निवेश इंसर्शन द्वारा शरीर की प्रत्येक क्रिया का साधन बनती हैं। आपके जितने भी मसल्स हैं ये सब अस्थियों में ही ओरिजिन और इंसर्शन लेते हैं। आपकी टेंडन्स है, स्नायु है, ये सभी अस्थियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यह इन सब की क्रियाएं भी इसी कारण होती हैं। तो ये ओरिजिन इंसर्शन का स्थान भी है। और जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, अस्थि मज्जा जो होती है आपकी, वह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब बात करते हैं पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम की। हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां होती हैं। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। ऐच्छिक अर्थात स्वतंत्र, जिन्हें हम वॉलेंट्री बोल सकते हैं। जो पेशियां मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करें, इन पर उन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। इन पर श्वेत और काली धारी पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम रेखीय पेशी भी कहते हैं। ये विशेष रूप से कंकाल में लगी रहती हैं। इनके उदाहरण हैं कंकाल पेशियाँ, स्केलेटल मसल्स जो हैं, जो इतनी आपकी फोर आर्म्स पे मसल्स हैं, जो आपकी बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं जो आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक परतंत्र, इनवॉलेंट्री मसल्स, जो पेशियाँ मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उन्हें हम अनैच्छिक मसल्स मांसपेशियाँ कहते हैं। इनमें धारियाँ नहीं होती हैं। इनमें तालबद्धता, रिदमिसिटी होती है। इनमें धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अरेखीय मांसपेशी भी कहा जाता है। ये पेशियाँ प्राणी के भीतरी अवयवों या कोष्ठ के भीतर रहती हैं। इनके उदाहरण हैं हृदय तथा आंत्र की
पेशियां। मांसपेशी के कार्य, आइए अब जानते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। यह शरीर के स्वरूप को दर्शाती हैं। शरीर में स्थित अस्थि, संधि, शिरा और स्नायुओं को ढकती हैं। शरीर की सभी क्रियाएं, आकुंचन, प्रसारण आदि सभी पेशियों पर ही निर्भर है। यह शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं, जैसे कि उदर पेशियां। अगर आपकी पेशियां शरीर में नहीं होंगी तो आपके भीतरी अंगों की रक्षा नहीं होंगी। ये इनको एक आच्छादन करती हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। शरीर को अस्थियों के साथ साथ शरीर को यह भी आकार प्रदान करती हैं। रक्त संचार के कार्य में सहायक होती हैं। हृदय का स्पंदन आदि भी पेशियों द्वारा ही संपन्न होता है। आपकी जितने भी आंतरिक क्रियाएं हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वे भी पेशियों के द्वारा ही संपादित हो रही हैं। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले आइए इसकी रचना जान लेते हैं। श्वसन कर्म से संबंध शरीर के भाग को श्वसन तंत्र कहते हैं। अर्थात जो हमारा श्वसन कर्म है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में हम श्वास ले रहे हैं, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। मुख्य श्वसनांग फेफड़े हैं और शेष सहायक अंग होते हैं। आइए हम सहायक अंग की सूची देख लेते हैं कि सहायक अंग में कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वास नली, दाईं और बाईं श्वसनली, श्वसनलिकाएं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फेफड़े, ये संख्या में 2 होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा पार्श्वक यानी कि प्लूरा से आवृत होता है। श्वसन क्रिया कैसे होती है, इसकी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। श्वास लेने, इंस्पिरेशन व श्वास छोड़ने, एक्सपिरेशन की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, यह कोशिकीय स्तर पर होता है। इसमें रक्त तथा शरीर की धातुओं के बीच गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यह फेफड़ों में होती है तथा इसमें ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया होती है, जिसे हम आम भाषा में ब्रीदिंग कहते हैं या श्वास प्रश्वास की क्रिया कहते हैं। वह सभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर लेवल पर होता है कि जो सेल का अपना ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना जो होता है, वह सब इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है। इस तंत्र द्वारा रक्त का शोधन होता है और साधारण मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है। प्राणायाम के माध्यम से हम इन श्वासों पर नियंत्रण करना, इसे कम करना सीखते हैं और साथ में एक लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। पाचन तंत्र में आपका पाचन, भोजन का पाचन, अवशोषण तथा चय अपचय से संबंधित अंग होते हैं। इसके मुख्य अंग हैं मुख गुहा, जिसमें कि दांत, जीभ और तालू आते हैं, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सब इसके अंदर आते हैं। पाचन तंत्र के सहायक अंग लार ग्रंथियां, जिसे स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, यह संख्या में 3 तथा मुख गुहा में होती हैं। इनका मुख्य कार्य लार उत्पन्न करना है, जो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक पाचन करता है। यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है यह शरीर की। पित्त का उत्पादन इसका मुख्य कार्य है। पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त को एकत्रित करना इसका मुख्य कार्य है। अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशयी रस उत्पन्न करने के अतिरिक्त इंसुलिन निर्माण भी इसका कार्य है। पाचन प्रक्रिया, पाचन प्रणाली में 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं। पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, चय उपचय, मेटाबॉलिज्म, निष्कासन, एक्सक्रीशन। आज के सत्र में हमने कुछ तंत्र संस्थान के बारे में जाना है, जिसमें कि अध्यावरणीय तंत्र। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे शरीर में इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, वह त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इसको बनाने में एपिडर्मिस होती है और इसकी जो गहरी परत होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। इस तंत्र में त्वचा, बाल, स्वेद, वसा, ग्रंथियां तथा नाखून आते हैं और इसके कार्य आपके शरीर के संपूर्ण बाहरी सतह को आवृत करना, शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में अवरोध करना, श्वेत ग्रंथियों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है।
स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र में हमने देखा कि जो यह शरीर के ढांचे को बनाते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, अक्षीय कंकाल जिसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, उपांगीय कंकाल जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसको बनाने में मेन जो है अस्थि होती हैं। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बनी होती हैं। ये आकार की दृष्टि से 4 प्रकार की होती हैं, लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, सपाट अस्थियां और अनियमित अस्थियां। इनके कार्य शरीर को आकार व बल प्रदान करना है, पेशीय क्रियाओं के लिए लीवर का कार्य करना है, कोमल अंगों की पूर्ण सुरक्षा करना है, मांसपेशियां, कंडरा, स्नायु आदि के उद्गम और निवेश को साधन बनना है तथा अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। मस्कुलर सिस्टम, हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां हैं और 2 प्रकार की पेशियां शरीर में मुख्यतः पाई जाती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां वह हैं जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है और अनैच्छिक पेशियां वह हैं जिसमें मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो पाता है। मांसपेशियों के कार्य हमने देखे, शरीर के स्वरूप को दर्शाती हैं। ये शरीर में स्थित अस्थि, संधि, शिरा और स्नायुओं को ढकती हैं। शरीर की सभी क्रियाएं सभी पेशियों पर निर्भर हैं। भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं, रक्त संचार के कार्य में सहायक होती हैं और हृदय का स्पंदन भी मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह हमारे जो हम श्वास कर्म से संबंधित जितने अवयव हैं वह श्वसन तंत्र बनाते हैं। इसमें मुख्य अंग फेफड़े होते हैं, बाकी सहायक अंग होते हैं नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, दाईं और बाईं श्वसनी, श्वास नलिकाएं, यह सब इसके सहायक अंग होते हैं। फेफड़े संख्या में 2 होते हैं और प्लूरा से आवृत होते हैं। हमारी श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन को हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसके द्वारा रक्त का शोधन होता है। साधारणतः स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है। पाचन तंत्र, भोजन के पाचन, अवशोषण तथा चयापचय से संबंधित सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके मुख्य अंग मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत हैं और सहायक अंगों में लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हैं। पाचक प्रणाली मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है और जिसे हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसकी पाचन प्रक्रिया में 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यहाँ तक हमने आज जाना है। बाकी के जितने हमारे सिस्टम्स बचते हैं हम अन्य कार्यक्रम में जानेंगे। आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए लाभदायक, उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।